हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को फिर से इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जो हम लोग पिछला भी पढ़ा रहे थे, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश का इतिहास, ठीक है। तो उसमें भी कुछ छूट गया था, ठीक है। छूटने वाले में दो ही था, एक तो पल्लव वंश छूटा था और एक मदुरई के पांडव वंश, ठीक है। और यादव वंश और क्या नाम है कि एक और था, वो बहुत छोटा मोटा था, उसमें कुछ था नहीं, इसलिए मैंने उस टॉपिक को लिया नहीं। ये दो मेन था, इसलिए इस दो मेन को मैंने ले लिया है और आज आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में क्या अच्छा लगता है क्या ख़राब लगता है वो भी ज़रूर से ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि नहीं मैं क्या अच्छा पढ़ाता हूँ क्या ख़राब पढ़ाता हूँ। और वीडियो को क्या करें, कंटिन्यू देखते रहे, हम रेगुलर एक ना एक वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत के प्रमुख वंश में से जो तीसरा वंश है, तीसरा वंश क्या है, पल्लव वंश है। इसके बारे में हम कुछ क्या करेंगे, आपको जानकारी देंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या है इसमें। कह रहा पल्लव वंश का जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे, ठीक है। इन्होंने 575 ईस्वी से लेकर के 600 यानी कि 25 साल तक राज किया, ठीक है। ध्यान से देखना, राज किया कहाँ पे किया, इनका एरिया था तमिलनाडु, याद रख लेना। तमिलनाडु जो स्टेट है उस पे पूरा कैप्चर करके किए थे, और इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, ठीक है। वो कहाँ है, तमिलनाडु में। तो यानी ये राज किए तमिलनाडु पे, और इनकी राजधानी तमिलनाडु के अंदर ही एक कांचीपुरम जगह है, वहीं पे अपनी राजधानी बनाए। ये इनका जो धर्म था वो हिंदू धर्म था, ठीक है। वैष्णव धर्म को क्या करते थे, ये मानते थे। सिंह विष्णु की बात कर रहे हैं हम, ठीक। हिंदू धर्म था और वैष्णव धर्म की ये अनुयायी थे, यानी हिंदू धर्म को मान्यता देते थे ये लोग, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें कुछ ऐसे भी राजा हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, लेकिन सिंह विष्णु जो है वो हिंदू धर्म को मानते थे, ठीक है। यानी इसमें तीन वंश धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। इन तीनों की मान्यता इसमें है, मतलब तीनों के कुछ न कुछ क्या नाम है कि लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ राजा इसको मानते हैं, एक सिंह विष्णु हिंदू धर्म को मानते थे, बाकी एक दो क्या करते थे, इन दोनों को भी क्या किए हैं, माने हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी क्या है भाई, अपनी अपनी सोच है कि मुझे किस धर्म को मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे धर्म एक समान है, सबको इज्जत देनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सब जैसे सोचते हैं वैसे ही, ठीक है। इसमें अलग अलग था, बट अभी करेंट की मैं बता रहा हूँ, अभी भी लोग कुछ बटे हुए हैं, कुछ हिंदू धर्म के लेकर के, सिख धर्म, ईसाई धर्म क्या है, ये सब चीज़ों में मारपीट करवाते हैं, करते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, गलत है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप किसी भी धर्म में पैदा हो जाओ, इंसान आप अच्छा होना चाहिए, बस। बाकी चीज़ बाकी अपने साइड में रखो। दूसरी बात है भाई, इन्होंने सिंह विष्णु ने, सॉरी, पल्लव वंश की जो देन है, सबसे महत्वपूर्ण देन है, एक तो कैलाश मंदिर, दूसरा रथ मंदिर। दो मंदिर है तमिलनाडु में, कांचीपुरम में, ठीक है। ये दोनों कांचीपुरम में ही है। तो ये दोनों जो मंदिर है वो पल्लव वंश वालों ने क्या किया था, बनवाया था। यानी पल्लव वंश की सबसे बहुमूल्य अगर बोला जाए, या तो बेस कीमती अगर बोला जाए, तो ये दो मंदिर है, कैलाश मंदिर और रथ मंदिर। इसमें 5 रथ है, ठीक। चलिए, इनकी जो सेना थी वो जल और थल दोनों में थी, यानी दोनों में थी। ये लोग जल सेना भी रखे थे और थल सेना, यानी जल सेना का मतलब हो गया कि भाई नेवी वगैरह का भी कुछ बंदोबस्त ये लोग करके रखे थे। कौन, पल्लव वंश की। अंतिम शासक इसका था अपराजित, ठीक है। अपराजित के खत्म होते ही पल्लव डायनेस्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, ठीक। तो आप समझ लेना। फिर इसके बीच में है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन पहले ने, फर्स्ट ने रथ मंदिर बनवाया, ठीक है, याद रखना। रथ मंदिर ये जो था वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, और कैलाश मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। कैलाश मंदिर कांचीपुरम, याद रख लेना। नरसिंह वर्मन 2 इसी का बेटा था, उसने क्या किया था, बनवाया था। फिर 10 कुमार चरित्र के लेखक जो दंडी है वो याद रख लेना, नरसिंह वर्मन 2 के दरबार में रहते, सॉरी फर्स्ट के दरबार में रहते थे, पहले के। कौन, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, ठीक। मुक्तेश्वर के लेखक बैकुंठ
सॉरी मुक्तेश्वर का जो बैकुंठ मंदिर है, याद रख लेना, मुक्तेश्वर का जो बैकुंठ मंदिर था उसको नंदी बर्मन टू ने बनवाया था। ठीक है। तिरुमड़ई अलवार ये क्या थे, वैष्णव संत थे। ये भी नंदी बर्मन टू के दरबार में क्या करते थे, रहते थे। ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सिखाया क्या, पल्लव वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दिया, एकदम अच्छे से दिया। ठीक है। ये क्या थे, तिरुमड़ई के अलवार इनका नाम था। ये वैष्णव संत थे। ये नंदी बर्मन टू के राज दरबार में बैठा करते थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी कभी कभी पूछ देता है कि ये बंदा किसके दरबार में बैठता था। तो ये सब भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, का क्वेश्चन आ जाता है तो हम जो जो चीज़ें रहती हैं हम आपको इसमें क्या कर देते हैं, बता देते हैं। ठीक। इसके बाद आता है मदुरई के पांड्य। मैं इसलिए देखो पांड्य वंश भी लिख सकता था मैं, मदुरई के पांड्य वंश क्यों लिखा, ताकि इससे ये पता चलेगा कि जो पांड्य वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी, मदुरई थी। आपको इस क्वेश्चन में ही याद हो जाएगा, मदुरई के पांड्य वंश। ठीक है। जैसे अगर पल्लव के वंश तो इसका तो काची के पल्लव वंश भी आप याद करते हैं। तो पल्लव वंश का जो राजधानी था वो काची तमिलनाडु था। वहाँ पे जहाँ पे 2-3 हैं राजधानियाँ बदली हैं, राजधानियाँ शिफ्ट की हैं, वहाँ के तो ऐसे नाम से याद नहीं कर सकते। क्यों नहीं याद कर सकते, क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कहाँ तक है, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट ऐसे में जैसे मदुरई के पांड्य वंश आप पढ़ लो, इसको लिख लो यही, तो आपको समझ में आ जाएगा जो पांड्य वंश की राजधानी थी वो मदुरई थी। ठीक है। अब देखो सबसे बेहतरीन इसका जो शासक था वो नेड्र जेलियन था। इसकी राजधानी कहाँ थी, मदुरई इन्होंने बनाया था। अंतिम राजा जो था वो पराक्रम देव था। ठीक है। जबरदस्त राजा था पराक्रम, ये तो एकदम अच्छा राजा था। दूसरी बात याद रख लेना, इसके संस्थापक के बारे में कुछ जानकारी हमको मिली नहीं। ठीक है। और उसफ खान जो था पराक्रम देव को हरा करके जो पांड्य वंश थी उसकी डायनेस्टी को ही क्या कर दिया, सॉरी खत्म कर दिया। ठीक है। असफ खान जो था वो क्या किया, वो पराक्रम देव को हरा देता है, जहां से पांड्य वंश की क्या हो जाती है, सीधे सीधे पांड्य वंश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग चोल वंश। ध्यान से देखना, पांड्य वंश खत्म हो गया, हम आते हैं कहाँ पे, चोल वंश पे। इनकी कैपिटल जो थी, राजधानी जो थी वो तंजौर थी। ठीक। देखो जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इतिहास वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो अब पांड्य वंश की बात करते हो तो ये हमारे जो कौटिल्य जी लिखे थे अर्थशास्त्र, कुछ उसमें से जानकारी मिली थी। ठीक है। जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, कुछ वहाँ से जानकारी, तो जो बुक्स हैं वहाँ हमारे पास, हम उनसे ही देख करके ये सब इतिहास जो हम आपको बता रहे हैं, इसके आगे जो इतिहास आएगा वो आपको प्रूफ के साथ मिल जाएगा कि नहीं यहाँ पे ऐसा चीज़ हुआ था। बट ये सब चीज़ें ऐसी वो बुक में लिखा है, वही चीज़ हम यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी बुक से उठा करके, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ जो बताया गया है ये इंडिका और जो हमारे अर्थशास्त्र के लेखक है ये कौटिल्य ने जो लिखा है अर्थशास्त्र, उन दोनों में से मिला करके ये चीज़ें हमने आपको बताई। तो इसमें संस्थापक वगैरह की कोई बात जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। चोल वंश इनकी राजधानी क्या थी, तंजौर थी, याद रख लेना। तंजौर ये तमिलनाडु में है। देखो मैं सीधी सी बात है, दक्षिण भारत के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो पूरा, यानी उनका जो एरिया भी होगा वो साउथ इंडिया होगा। तो आप देख सकते हैं तंजौर। ठीक है। इसने अपना आधिपत्य तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक तक फैलाया, यानी थोड़ा सा जो चोल वंश थे वो अपने राज्य को क्या किए, स्प्रेड किए। ठीक है। तमिलनाडु से कहाँ तक लेकर के गए, कर्नाटका तक लेकर के गए। ठीक है। प्रथम चोल वंश का जो शासक था वो करिकाल था, याद रख लेना, करिकाल, और जबरदस्त का था। ठीक है। करिकाल एकदम बेहतरीन क्या था, इनका राजा था, या एक तरह से बोल सकते हैं महान या शक्तिशाली राजा था। ठीक है। 850 में विजयालय ने तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। क्या किया, 850 ईस्वी में विजयालय जो था वो तंजौर पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, यानी चोल और पांड्य वंश को क्या कर दिया, हरा दिया। और गुप्तेश्वर मंदिर जो है वो कौन बनवाया, विजयालय ने बनवाया, गुप्तेश्वर मंदिर। ठीक। दूसरा, फिर इसका पुत्र जो है आदित्य फर्स्ट 871 से 901 तक क्या किया, राज किया, यानी उत्तराधिकारी बना और क्या किया, राज किया। ठीक। राज फिर प्रथम आते हैं इसमें 985 से लेके 1014। ठीक है। और राजेश्वर मंदिर यही बनवाया, याद रखना, इससे याद रख लेना, राजेश्वर मंदिर, राज फर्स्ट। फिर इसका उत्तराधिकारी बनता है राजेंद्र चोल।
ठीक है। जबरदस्त का ये भी शासक था 1014 से 1044 तक। ये इसी का बेटा था, राजराज फर्स्ट का ही बेटा राजराज राजेंद्र चोल था, ठीक है। इसने उड़ीसा पे भी कब्जा किया, बंगाल को भी जीता, बर्मा यानी म्यांमार, अब इसका नाम क्या है म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार को भी जीता, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी क्या कर लिया, अपने में मिला लिया, और फाइनली श्रीलंका पे भी क्या किया, कब्जा कर लिया। यानी ये भी क्या था, राजेंद्र चोल जबरदस्त का क्या था, शासक था। इसने उड़ीसा को जीता, बंगाल को जीता, बर्मा को जीता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जीता, और फाइनली श्रीलंका पे भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर करा कुलतांग फर्स्ट 1070 से 1022, ठीक है, तक कुलतांग सेकेंड ने भी क्या किया, राज किया। फिर इसका उत्तराधिकारी बना विक्रम चोल, याद रख लेना, चोल वंश पढ़ा रहे विक्रम चोल। इसको त्याग समुद्र के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था, जो पांड्य वंश के सामने क्या कर दिया, अपना समर्पण कर दिया, ठीक है। पांड्य वंश के सामने अपना क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। उसके बाद क्या हो गई, राजेंद्र चोल यानी चोल वंश की जो कहानी थी वहीं पे धीरे धीरे क्या हो जाती, खत्म हो जाती। ये भी लगभग कई साल तक क्या किए, राज किए, और इसमें अच्छे अच्छे राजा आए थे, ठीक है। अच्छे अच्छे राजा भी मैंने आपको सिखाया है, एक दो मंदिर भी ये लोग बनवाए, तो मंदिर का भी मैंने जिक्र किया। आई होप आपको चोल वंश का भी पूरे परफेक्टली से आपको समझ में आया। राजेंद्र चोल लास्ट जो था वो एक तरह से बहुत लेजी था, यानी कि बहुत अच्छा शासक नहीं था। वो क्या किया कि युद्ध में पांड्य वंश के सामने अपना क्या कर दिया, समर्पण कर दिया कि भैया हम आपके हैं। इसलिए वो क्या हुआ कि जो चोल वंश था, वो चोल डायनेस्टी थी, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, बस। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे, क्या याद रखना, अरबों का जो आक्रमण था, अरब वाले जो आक्रमण इंडिया पे किए, यानी इस्लाम धर्म, ये सब सारी चीज़ें अब जिक्र होंगी, क्योंकि ये थोड़ी बोरिंग थी, ठीक है। और बोरिंग है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जब क्वेश्चन आते हैं तो वही बच्चे कर पाते हैं जो एकदम अच्छा से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं। इसलिए आप समझा करो, हम स्टोरी टाइप के ही पढ़ाते हैं, क्योंकि अलग अलग से नहीं पढ़ाते हैं। जो जो स्टोरी टाइप का आता है मैं वो चीज़ें आपको जिक्र कर देते हैं। इसलिए आप देखते रहो वीडियो को, ताकि वीडियो को देखते रहोगे तो एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार, अपने आप आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मम्मी के पेट से सीख करके आता है वो बाहर आकर के बार बार उसको रिवाइज करता है। यानी बार बार देखो, हम लोग क्या थे, हम लोग बार बार रिवाइज करते थे। आपको वीडियो देखना है और वीडियो में मज़े से आप देखते रहो, समझते रहो, बस एक बार देख लो, समझो, नहीं आए फिर देखो। हम लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ, और अपने आप को क्या करो, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाने के लिए क्या करो, ये सब चीज़ें देखो और पढ़ो। बस आज के लिए इतना ही। हम कल दोस्तों मिलेंगे फिर एक नए जोश जज्बा जुनून के साथ, एक नए वीडियो के साथ, और अरबों का आक्रमण भारत पे कैसे हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।